गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, सलाम सुबह जागो लाहौर प्रोग्राम के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज से ही बारिश का सिलसिला जारी है और रात गए से तो शहर के मुतादिद इलाकों में मुसलसल बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशगवार हो गया और गर्मी का जोर भी टूट गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज भी दिन भर बादल छलकने की पेशगोई करती गई है। बादल बरसने से मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन साथ ही साथ कई मसाइल भी पैदा हो गए और सबसे बड़ा मसला है जी लोड शेडिंग का। इधर बारिश आई और उधर शहर के मुतादिद इलाके अंधेरों में डूब जाते हैं। गुज़िश्ता रात से भी शहर के कई इलाकों से बिजली गायब है और मौसम का मजा भी किरकिरा होकर रह गया है, जबकि दूसरी जानिब सड़कों पर पानी जमा होने से भी शहरियों की मुश्किलात बढ़ जाती हैं। इन तमाम मसाइल के हवाले से और खूबसूरत मौसम के दिलकश मिजाज के हवाले से प्रोग्राम में हम मजीद भी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको मुल्तान से ताल्लुक़ रखने वाली मेहनती खातून के हाथों से बने खूबसूरत मुजस्समे। डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते हैं जी। मुल्तान की रिहायशी बासलाहियत खातून मुजस्समा साज के फनपारे रोज़ बरोज़ मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। यहाँ तक कि उनके काम को देखकर मज़ीद खातून भी मुजस्समा साजी की जानिब राग़िब होने लगी हैं। फरा दीवा का कहना है कि एक मुजस्समा तैयार करने में 5 से 6 दिन लग जाते हैं, जिनमें सरिया, सीमेंट और मुख्तलिफ केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं। उनके फनपारे देखकर मुल्तान की एक तालिबा मिनहास ने उनकी शागिर्दी भी अख्तियार कर ली है। फरा दीवा ने अपना फन दिखाने के लिए मुख्तलिफ इक़साम के मुजस्समे तैयार करके देखने वालों को हैरान कर दिया है। फरा दीवा के 100 से ज़ायद इक़साम के मुजस्समे घर की खूबसूरती में भी इजाफा कर रहे हैं। नाज़रीन, दिलचस्प खबर की कहानी आपने जानी। पूरी दुनिया में जो भी कुछ दिलचस्प अजीब हो रहा होता है या फिर कुछ बासलाहियत लोग हो रहे होते हैं, कुछ अनोखे काम कर रहे होते हैं, उनके फनपारे हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, उनसे मुलाकात भी हम आपकी करवाते रहते हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान में भी टैलेंट की कमी नहीं है। आगे बढ़ते हैं जी, बात करेंगे कुछ माजी के हीरोज़ के हवाले से। तो शहीद राशिद मिन्हास का 49वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। राशिद मिन्हास ने इंस्ट्रक्टर की भारत तैयारा ले जाने की कोशिश को नाकाम बनाया था। वो शहादत का रुतबा हासिल करने वाले पाक फिजाइया के पहले ऑफिसर बने थे। राशिद मिन्हास को मुल्क का सबसे बड़ा फौजी एजाज निशाने हैदर अता किया गया। शहीद राशिद मिन्हास कराची के फौजी कब्रिस्तान में आसूदा खाक है। मजीद उनकी जिंदगी पे एक नजर डाल लेते हैं रिपोर्ट में। पुरजोश खूबरू जवान इकबाल का शाहीन, फ्लाइट ऑफिसर राशिद मिन्हास शहीद, जो वतन की आन बान पर कुर्बान हो गया और रहती दुनिया तक मुल्क के नौजवानों के लिए मिसाल बन गया। कम उम्री में निशाने हैदर पाने वाले राशिद मिन्हास 17 फरवरी 1951 को लाहौर में पैदा हुए। राशिद मिन्हास 1965 की जंग में पाक फजाइया के अफसरान की शजाअत और अस्करी महारत से बेहद मुतासिर हुए, जिसने उनकी जिंदगी का मकसद मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा किया। इसी शौक और जज्बाए हुब्बुल वतनी का एजाज था कि राशिद मिन्हास ने नातजुर्बाकारी और कम उम्री के बावजूद अपने गद्दार इंस्ट्रक्टर के साजिशी अज़ाइम को नाकाम बनाते हुए फजाइया के राज भारत के हाथ लगने से बचा लिए। राशिद मिन्हास शहीद की खिदमत के एतराफ में उन्हें आला तरीन फौजी एजाज निशाने हैदर से नवाजा गया। उन्होंने गद्दार के हाथों बेबस होने की बजाय वतन की खाक पर जामे शहादत नोश करने को तरजीह दी। इस लाजवाल कुर्बानी ने 20 अगस्त 1971 के दिन को रहती दुनिया के लिए जुर्रत व बहादुरी की मिसाल बना दिया। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी। हम भी सलाम पेश करते हैं अपने हीरोज़ को, अपने फौजियों को, नौजवानों को, जो कि सरहदों पर पाकिस्तान की हमारी हिफाजत कर रहे हैं और अपनी जान देने से भी दरेग नहीं करते, ताकि पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान पर किसी तरह की आंच ना आ सके। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करेंगे ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत के हवाले से। फ्रूट्स की आजकल हम बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फ्रूट्स के हवाले से बात की जाए और आपको बताया जाए कि उनमें कौन कौन से ग़ज़ाई अज्जा शामिल हैं, किस तरह से आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कितना ख़तरा हो सकता है। आज हमने बात करनी है जी नाशपाती के हवाले से। जोहा सुहेल हमारे साथ माहिर ग़ज़ाइयात मौजूद होंगी, जो हमें बताएंगी नाशपाती के फ़वाइद के हवाले से, इस्तेमाल के हवाले से। जोहा, सबसे पहले हमें ये बताइए कि नाशपाती में कौन कौन से ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं?
जो नाशपाती की ग़िज़ाइयत के हवाले से जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आ जाती है कि नाशपाती की एक सीजनल फल है, एक मौसमी फल है, इसको इस मौसम में ज़रूर कंज्यूम किया जाए, क्योंकि नाशपाती में हमारे पास विटामिन सी का कंटेंट और पानी का कंटेंट बहुत अच्छी अमाउंट में मौजूद है। और इस वक्त जैसे कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो रही है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन का मसला, बॉडी में से नमकियात के जो खारिज होने के जो अमल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में बॉडी में नमकियात की कमी ज़्यादा हो रही है। अगर इस मौसम में हम लोग पीयर का इस्तेमाल करते हैं, नाशपाती का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके थ्रू जो विटामिन सी हमारी बॉडी में जाता है वो हमारी क़ुव्वत मुदाफ़त को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जितनी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त होगी उतने अच्छे तरीके से हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकेंगे और बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसको हम बदलने से रोक देंगे। तो इस मौसम में कोशिश ज़रूर करें कि विटामिन सी से भरपूर जो फल अवेलेबल है उनका इस्तेमाल अपनी डाइट में यकीनी बनाएं। इसके अलावा नाशपाती में हमारे पास फॉलिक एसिड मौजूद है, जिसको हम फॉलेट कहते हैं। इसमें फॉलिक एसिड एक अच्छी अमाउंट में मौजूद है और फॉलिक एसिड उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनमें खून की कमी हो रही होती है, जिनमें फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया हो रहा होता है, जिसमें फॉलेट की कमी की वजह से जब खून में कमी आ जाती है, खून कम हो रहा होता है, तो लोगों में थकावट के सिम्टम्स, गलूदगी के सिम्टम्स, धुंधला नज़र आना, कमज़ोरी की शिद्दत जो बढ़ती हुई नज़र आती है। तो अगर ऐसे लोग जिनको फॉलिक एसिड की कमी की वजह से एनीमिया हो रहा है वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इससे वो अफादत हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा फॉलिक एसिड हमारे पास प्रेग्नेंट फीमेल्स के लिए बहुत मुफीद है। अगर फीमेल्स बिफोर कंसेप्शन फॉलिक एसिड का इस्तेमाल करती हैं और ताज़ा फलों के थ्रू करती हैं तो उनकी बॉडी के अंदर वो न्यू सेल्स को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका इस्तेमाल करती हैं तो बच्चों में स्पाइनल कॉर्ड रिलेटेड जो इश्यूज़ आते हैं, जिसमें स्पिना बिफिडा का मसला बहुत ज़्यादा आ रहा होता है, उसकी कंजम्पशन की वजह से वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा पीयर में, नाशपाती में हमारे पास फाइबर की अमाउंट मौजूद है। फाइबर हमारे बॉडी के लिए जो नाशपाती से मिलता है दो तरीक़ों से फ़ायदेमंद है। एक तो ये हमारे मैदे में मौजूद है जो गट बैक्टीरिया है उसको खुराक देता है। जो प्रोबायोटिक्स हमारे मैदे में मौजूद है उनकी खुराक होती है प्रीबायोटिक्स, और प्रीबायोटिक्स फाइबर के ऊपर आ रहे होते हैं। तो अगर हम लोग प्रीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो गुड बैक्टीरिया जो प्रोबायोटिक्स हैं वो उसके ऊपर नशोनमा पाते हैं और हमारे स्टमक को, मैदे को हेल्दी रखते हैं। इसके अलावा हमारी कॉलन की हेल्थ के लिए, हमारी जो बड़ी आंत है उसकी सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला रह होता है, पाइल्स का मसला रह रहा होता है, हेमरॉइड्स का मसला रह रहा होता है, या वो लोग जिनको कॉलन कैंसर का मसला होता है, अगर वो इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसके इस्तेमाल की वजह से उनकी जो बीमारी की शिद्दत है उसमें कमी आ सकती है। या वो लोग जिनको कॉन्स्टिपेशन का मसला है, इसके इस्तेमाल से अपनी कंसल्टेंट के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इसके इस्तेमाल करने से वो इस मसले से भी बच सकते हैं। ठीक है सोहा, हमें ये बताइए कि नाशपाती को एक दिन में कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है और बेस्ट टाइम क्या हो सकता है, किस टाइम खाना है? कि एक दिन में कितनी नाशपाती को इस्तेमाल किया जा सकता है और कितनी मिकदार में इस्तेमाल किया जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ पेशेंट्स के बारे में कि डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं जिनको शुगर का मसला है वो एक दिन में कितनी नाशपाती का इस्तेमाल करें, तो एक दिन में वो 2 नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक वक्त में एक नाशपाती, जो मीडियम साइज़ और मैने साइज़ की एक नाशपाती वो एक वक्त में ले सकते हैं। और कोशिश ये करें 10-11 बजे या शाम 4 से 5 बजे इसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर की बात करते हैं या उन लोगों की बात करते हैं जिनको स्किन के ऊपर कोई इश्यूज़ आ रहे होते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स एक दिन में 4 नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। मिड मॉर्निंग स्नैक में भी, आफ्टरनून स्नैक में भी, इसके साथ अपने खाने के साथ भी वो नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनको स्किन रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो भी एक दिन में 4 नाशपाती या 3 से 4 नाशपाती जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल निहार मुँह और सोने से पहले अवॉइड करें। बेहतरीन वक्त स्नैक टाइम है, और अगर स्नैक टाइम के अलावा भी आप खाना चाहते हैं तो आपके जो मेजर मील्स है जिसमें लंच और डिनर है उस वक्त में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन निहार मुँह और बेड टाइम के ऊपर इसको अवॉइड करें। बच्चों के बारे में जब बात करते हैं कि एक दिन में बच्चे या एडोलेसेंट्स, टीनेजर्स होते हैं, वो कितने इसका इस्तेमाल करें। बच्चों को इसका इस्तेमाल 1 साल की उम्र के बाद शुरू करवाया जाए और कोशिश ये करें कि सिर्फ 1 इंच पीस से इसका बच्चों को स्टार्टअप दें, इससे ज़्यादा इस बच्चे को ना दें, क्योंकि इसमें जो मौजूदा फाइबर है वो बच्चे के मैदे में जाकर, उसकी आंतों में जाकर इरिटेशन कर सकता है और बच्चे को सिम्टम दे सकता है, जिसमें डायरिया का मसला आ सकता है बच्चों को। तो बच्चों को जब स्टार्ट करवाएं तो सिर्फ 1 इंच के टुकड़े से स्टार्ट करवाएं। इसके अलावा जो टीनेजर्स हैं, जो एडोलेसेंट्स हैं, वो एक दिन में 3 नाशपाती का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोशिश ये करें कि उसको उसके पील के साथ इस्तेमाल करें, छिलका उतार कर नाशपाती के इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि अल्लाह ताला ने नाशपाती को उसको छिलके के साथ बनाया है, तो नाशपाती को छिलके के साथ खाने की ज़्यादा अफादियत है। जोहा, नाशपाती के आपने इतने सारे फ़वाइद तो हमें बता दिए, अब हमें ये बताइए कि कुछ लोग अगर नाशपाती खाना पसंद नहीं करते तो मज़ीद कौन कौन से ऑप्शन हैं, किस किस फॉर्म में नाशपाती को इस्तेमाल किया जा सकता है?
बिल्कुल सिद्रा, बहुत से बच्चे बूढ़े ऐसे होते हैं कि जो नाशपाती को चुबा नहीं पा रहे होते, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नाशपाती एज अ फ्रूट पसंद नहीं होती। तो इन दोनों केसेस में इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हम बच्चों को, बूढ़ों को, और जिन लोगों को नाशपाती पसंद नहीं वो इसको इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। हम उनको किसी और फॉर्म में बनाकर दे सकते हैं ताकि वो इससे अफादत हासिल कर सकें। अगर हम बात करते हैं बच्चों के बारे में और ओल्डर एडल्ट्स के बारे में कि जिनको च्यूइंग का इशू है, तो उसमें हम लोग इनको ब्लेंड करके, मैश करके, प्यूरी बनाकर दही के अंदर ऐड करके हम इनको दे सकते हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को ये पसंद नहीं है तो उन लोगों को हम लोग फ्रूट बाउल के अंदर डिफरेंट फलों के साथ इसके छोटे छोटे चंक्स ऐड ऑन करके दे सकते हैं। बच्चों को रोटी के साथ चटनी की फॉर्म में दे सकते हैं। चटनी के अंदर हम लोग फल भी ऐड ऑन कर सकते हैं, और गोश्त के, आजकल जैसे गोश्त बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और अगर हम लोग मीट का और गोश्त का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो वो भी एक बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन है, क्योंकि मीट में हमारे पास आयरन मौजूद है और नाशपाती में हमारे पास विटामिन सी मौजूद है। तो आयरन और विटामिन सी एक बहुत हेल्दी कॉम्बिनेशन है। जब हम इन दोनों को मिक्स करके कंज्यूम करते हैं तो बॉडी को बहुत अच्छे तरीके से फायदा होती है। तो अगर बच्चे इस तरह से इसको कंज्यूम करते हैं तो बहुत अच्छे है, लेकिन अगर एज अ फल इसको कंज्यूम नहीं करते तो हम इनको जूस बनाकर भी दे सकते हैं। लेकिन जूस में इंपॉर्टेंट ये है कि जो पल्प उसका निकल जाता है उसको ज़रूर अंदर ऐड ऑन करें। बेशक पूरा पल्प ऐड ऑन ना करें, आप 1 से 2 चम्मच जो उसका पल्प हम लोग फेंक देते हैं उसको उसके जूस में ज़रूर ऐड करके दें, क्योंकि अगर पल्प ऐड नहीं होगा तो सिर्फ चीनी जाएगी बॉडी में और जो फाइबर है वो नहीं जा पाएगा। और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत बेहतरीन है, हमारे गट बैक्टीरिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे इंटेस्टाइन्स के लिए बहुत बेहतरीन है। तो अगर जूस लेना है तो उसके छिलके के साथ, पल्प के साथ उसको ऐड ऑन करके दें, और अगर आपने प्यूरी बनाकर देनी है तो आप छिलके के साथ जो फ्रूट है उसको ब्लेंड करके प्यूरी में दही के अंदर उसको ऐड करके दे सकते हैं। और इसके अलावा मदर्स पीच का जूस जब बच्चों को दे रही होती है तो उसमें वो सोडा बेवरेजेस ऐड कर देती हैं। सोडा बेवरेजेस जूस के अंदर बिल्कुल भी ऐड ना करें, उसमें जो चीनी है, जो शुगर है वो भी ऐड ना करें, क्योंकि जब आप आर्टिफिशियल चीज़ को नेचुरल चीज़ के साथ मिक्स करते हैं तो वो नेचुरल चीज़ की ग़िज़ाइयत को ख़त्म कर देती है। तो जब आप पीच जूस बना रहे हैं तो उसमें आप बेशक शहद ऐड कर सकते हैं, उसके जायके को बेहतर बनाने के लिए आप उसमें अंदर दार चीनी ऐड ऑन कर सकते हैं, आप हल्दी ऐड कर सकते हैं, आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि अगर मीठा रखना है तो शहद ऐड करें, अगर नमकीन रखना है तो उसमें आप काली मिर्च, दार चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से उसके जायके को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन उसमें जो आर्टिफिशियल चीनी है उसके इस्तेमाल से और जो सोडा बेवरेजेस है उसके इस्तेमाल से परहेज़ करें। बहुत शुक्रिया जोहा सोहेल, आप हमारे साथ मौजूद रही और आपने हमें बताया कि नाशपाती का बेहतरीन इस्तेमाल किस तरह से किया जा सकता है और फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे खूबसूरत मौसम की और मौसम से जुड़े बहुत सारे मसाइल के हवाले से। मुगलपुरा में नकासी आपके मसाइल से तंग शहरी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन पुरानी पाइपलाइन को तब्दील करने का मुतालबा मुसलसल दोहराते रहे हैं। मुतालबा क्या है, क्या कहते हैं, अवैस वर्क रिपोर्ट में बताएंगे। मुगलपुरा का इलाका गौसिया कॉलोनी सीवरेज मसाइल का गढ़ बन गया है। मौसर नकासी आब न होने से गलियों में पानी जमा रहने लगा। मामूली बारिश से इलाके का नदी नालों में तब्दील होना मामूल बन गया है। मुत्तलिका हुक्काम की गफलत के खिलाफ शहरियों ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन पुरानी सीवरेज लाइन तब्दील करने का मुतालबा करते रहे। मकीनों ने बताया कि सीवरेज की बोसीदा पाइपलाइन के बायस मसाइल का सामना है। मुतल्लिका हुक्काम को बार बार शिकायत कर चुके मगर सुनवाई नहीं हो रही। ये एक रोज में 4 बार पानी आता है, ठीक है। ये सीवरेज निजाम बिल्कुल डेड हो चुका हुआ है। हम कई बार अपील किया, एहतजाज किया, मगर हमारी सुनाई नहीं होती। 40 साल पुरानी लाइन है और अरसा दराज से हम लोग बहुत परेशान है। इस सिलसिले में मुतअद्दिद बार हमने अपील की है, लेकिन हमारी किसी जगह भी किसी डिपार्टमेंट में नई बात सुनी गई। शहरियों ने मजीद कहा कि मुगलपुरा के मुतअद्दिद इलाके सीवरेज मसाइल से दो चार हैं। हुक्काम सूरत हाल का नोटिस लेकर अजियत से निजात दिलवाएं। कैमरामैन शब्बर जुल्फी के साथ ओवैस विर्क, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। ये बोसीदा पाइपलाइंस का जो मसला है ये तो तकरीबन पूरे शहर का मसला बन गया है। जैसे ही बारिश होती है रोड्स पर पानी जमा हो जाते हैं, शहरी परेशान हो जाते हैं और कई कई घंटे तक पानी वहीं पर मौजूद रहता है, जिसकी वजह से कारोबार मुतासिर होते हैं, मामूलात ज़िंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो जाते हैं। और अभी भी मौसम ऐसा ही है, मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी है। घने बादल आसमान पर छाए हुए हैं और इरादा अभी भी बादलों का यही है कि दिन भर बरसने वाले हैं। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक, आप कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे मौसम के मिजाज की और उसके बाद हम बात करेंगे आपके मसाइल के हवाले से। पहले मौसम का हाल जान लेते हैं। जुनैरा इलियास, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे बात कर लेते हैं। जुनैरा, बताइएगा मौसम के ये खूबसूरत मिजाज कब तक बरकरार रहने वाले हैं? बिल्कुल सिद्रा, गुज़िश्ता रात से ही कहा जा सकता है कि बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ हुआ है और इस टाइम तक जारी है। इस टाइम मैं बिलालगंज में मौजूद हूँ, जहाँ पर अभी भी बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है और महकमा मौसमियात की जानिब से ये पेशगोई की गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये सिलसिला इसी तरह से ऑन एंड ऑफ जो है वो बरसता हुआ दिखाई देगा। और हमने देखा कि रात में काफ़ी तेज़ बारिश भी हुई और उसके बाद काफ़ी सारे इलाके जो हैं वो ज़ेर आब भी आ चुके हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से ये पहले ही बताया गया था कि मानसून के स्पेल में जो है 2 से 3 बारिशें जो हैं वो ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाने के इम्कान है, जिसमें से आज जो है एक 30 बारिश रिकॉर्ड की गई और अच्छे खासे मिलीमीटर 186 मिलीमीटर प्लस जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है लक्ष्मी चौक के इलाके में। तो ये कहा जा सकता है कि महकमा मौसमियात की पेशगोई कुछ बेहतर और सही साबित हुई है इस दफ़ा। और ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ये सिलसिला यूं ही जारी रहने वाला है। मौसम की सूरत हाल की अगर मज़ीद बात करें तो दर्जा हरारत में भी जो है काफ़ी ज़्यादा कमी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। आज कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 रिकॉर्ड किया गया, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 जाने के इम्कान जो है वो जाहिर किए जा रहे हैं। जो गर्मी की शिद्दत और हब्स की कैफियत थी वो बिल्कुल जो है इस टाइम फ़ज़ा में मौजूद नहीं है और कहा जा सकता है कि मौसम खासा खुशगवार भी इस टाइम तक हो चुका है, क्योंकि हवा का सिलसिला भी बारिश का भरपूर साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। जुनैरा, हमें ये बताइए कि ये खूबसूरत मौसम मजीद कितने रोज़ बरकरार रहेगा? ये जो स्पेल है शहर में दाखिल हुआ है, ये कितने रोज़ शहर में क़याम करेगा? बिल्कुल, ये कहा जा रहा था कि संडे तक जो है इसी तरह से शहर में क़याम करने वाला है, लेकिन बारिश के जो इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो कल के रोज़ और हफ्ते के रोज़ जो है वो बताए जा रहे हैं कि इस तरह की एक आधी बारिश जो है और रिकॉर्ड की जा सकती है। लेकिन संडे तक जो है ये स्पेल इसी तरह से शहर में बरकरार रहने के इम्कान जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं और ये भी कहा जा रहा है कि कल का दर्जा हरारत इससे भी ज़्यादा कम जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। हमने देखा कि जैसे ही मानसून के स्पेल शहर में दाखिल होते हैं तो मौसम जो है खुशगवार हो जाता है और उसके बाद जब मानसून के स्पेल्स निकल जाते हैं तो फिर पारा जो है 40 तक अबूर करने की कोशिश हो जाती है। तो लिहाजा ये कहा जा सकता है कि ये जो हफ्ते इतवार तक का दिन है मौसम इस तरह से खुशगवार भी रहने वाला है। दर्जा हरारत में भी कमी देखी जाएगी, जबकि हवाओं का सिलसिला भी इसका भरपूर साथ देता हुआ दिखाई देगा। गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से इस तरह का जो मौसम है वो तो नहीं देखा गया था, क्योंकि कुछ देर बाद ही जो है हब्स की कैफियत ने जोर पकड़ लिया था। लेकिन आज सुबह से हम देख रहे हैं कि मौसम जो है खुशगवार है, हवाओं का सिलसिला भी इसका भरपूर साथ दे रहा है। लेकिन इस जहाँ कहा जा सकता है कि अपने रहमत जो है रहमत बन के बरसती है, मौसम खुशगवार हो जाता है, शहरियों के चेहरे खिलते हैं, वहीं शहरियों को मुश्किलात का सामना भी होता है। और मुतअद्दिद इलाके हमें ये बताइए कि महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई क्या की जा रही है? मैक्सिमम इस स्पेल में कितने मिलीमीटर तक बारिश बरस सकती है? बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानिब से तो ये बताया जा रहा है कि आज जो है 186 मिलीमीटर जो है वो बारिश रिकॉर्ड की गई है और ये तकरीबन 210 तक जाने के इम्कान जो है वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। अगर तो ये सिलसिला अभी कुछ देर बाद थम जाता है तो अगली जो बारिश होगी जिस पल की वो भी इसी तरह से रिकॉर्ड की जाएगी। अगर ये सिलसिला आज सारा दिन जो है इसी तरह से वक्फे से बरसता हुआ दिखाई दिया तो अगली बारिश जो है हफ्ते के रोज़ जो है कहा जा रहा है कि एक्सपेक्ट की जा रही है कि वो इस तरह से बरसेगी। तो कहा जा सकता है कि शहर में मानसून का सिलसिला जब से शुरू हुआ है तब से ये दूसरी बड़ी बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह की एक बारिश कहा जा रहा है कि इस स्पेल में देखी जा सकती है और उसके मिलीमीटर्स जो है कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड किए जाएंगे, जिससे मौसम जो है मज़ीद खुशगवार भी होगा और शहरी भी जो है इस मौसम को एंजॉय कर सकेंगे। और साथ ही साथ महकमा मौसमियात की जानिब से कह रहे हैं कि इतवार तक जो है हवाओं का सिलसिला भी इसका भरपूर साथ देगा और हवा का सिलसिला भी तकरीबन 22 से 25 किलोमीटर की घंटा की रफ्तार से भी चल सकता है जब बारिश होगी। और अगर बारिश के खाली होती है, हवा नहीं चलती है, तो ये बादल जो है मजीद मौसम तो बहुत खूबसूरत हो गया है, यकीनी तौर पर ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, घंघोर घटाएं भी आसमान पर मौजूद हैं, लेकिन मामूलाती जिंदगी भी बुरी तरह मुतासिर हो गए हैं इस मौसम की वजह से। बिल्कुल, मामलाती ज़िंदगी तो हम देखते हैं कि जैसे ही बारिश बंद होती है और उसके बाद जो मुतअद्दिद इलाके हैं वो ज़ेरे आब आ जाते हैं। इस टाइम भी मैं कहा जा सकता है कि मसरूम तरीन शहरा है उस पर मौजूद हूँ, जो कि बिलालगंज मार्केट है और यहाँ पर जो शहरियों की बड़ी तादाद में आमदोरफ्त का सिलसिला देखा जाता है। और यहाँ पर जहाँ मैं मौजूद हूँ आप देख सकती हैं कि किस हद तक पानी खड़ा है और लोग इसी पानी में से गुजर रहे हैं, बच्चे बड़े जो लोग यहाँ से गुजर रहे हैं वो इसी पानी से गुजर रहे हैं, जबकि ट्रैफिक की भी जो रवानी है वो भी मुतासर हो जाती है। अभी तो बहुत शुक्रिया जुनैरा इलियास, आप हमें मौसम का हाल भी
भी बता रही थी और साथ साथ ये भी बताया कि मामूलात ज़िंदगी यकीनी तौर पर मुतासिर हो जाते हैं, रोड्स पे पानी जमा हो जाता है, बिजली चली जाती है और सबसे बढ़कर कि कुछ ऐसी रोड्स भी हैं जहाँ पर पानी मुसलसल जमा रहता है या फिर बारिश होती रहती है तो लोग अपने कारोबार पे भी नहीं पहुँच पाते। वासा की जानिब से क्या इंतजाम किए जा रहे हैं, इस मौसम के हवाले से शहर की क्या सूरत हाल है, पानी को लेकर कहाँ कहाँ पानी जमा हो गया है, कहाँ कहाँ से निकासी आपका इंतजामात कर लिए गए हैं। बात करेंगे कुछ वासा के हवाले से कि क्या इंतजामात किए गए हैं, खास तौर पर ये जो अभी स्पेल बरस रहा है इसमें कौन कौन से शहर के इलाके हैं जहाँ पर पानी जमा हो गया है और वहाँ पर निकासी आपका सिलसिला जारी है। बात करेंगे जी, मेरे साथ मौजूद हैं शेख इम्तियाज महमूद साहब हैं, वाइस चेयरमैन वासा हैं, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इम्तियाज साहब, अभी जो है वो जितनी बारिश हो चुकी है, कितना टाइम लगेगा कि शहर पानी से क्लियर हो जाए? इस वक्त जी मैक्सिमम जो बारिश हुई है 189 मिलीमीटर लक्ष्मी चौक पे रिकॉर्ड की गई है और जो मिनिमम बारिश हुई है मुगलपुरा में 84 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई और ये बड़े ही शॉर्ट स्पेल में ये बारिश हुई है। सुबह कोई 4:30 के करीब शुरू हुई है और अभी सिर्फ अजीज़ पट्टी टाउन है जहाँ पे स्टिल जो है वो बारिश हो रही है, बाकी जगह पे रुक गई है लेकिन रेन के चांसेस और भी हैं। जो हमारी रेन की फोरकास्ट होती है वो हम जो महकमा मौसमिया से लेते हैं, जो साउथ की तरफ से हमारे मानसून की हवाएं आती हैं, इसके अलावा हमारा जो लोकल सिस्टम है वो भी डेवलप हो जाता है और अगर ये दोनों सिस्टम मिल जाएं तो इस तरह की जो है वो सीवियर किस्म की बारिश जो है वो हो जाती है और वो होती भी अनएक्सपेक्टेड है। आप ये कह सकते हैं कि हम ये इतनी लंबी चौड़ी ये बारिश जो है ना ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन इसके बावजूद हमारा जो अमला था वो सारी रात जो था वो इस इंतज़ार में था कि कब बारिश होए और पानी को जो है वो निकाला जाए। हमारे तमाम सीवरमैन से लेके हमारे तमाम ऑफिसर जो थे, इवन हमारे एमडी और डीएमडी साहब इंक्लूडिंग मी जो है वो फील्ड में जो है मौजूद थे। ठीक, इम्तियाज साहब, सबसे ज़्यादा अगर हम इलाकों की बात करें तो कौन से ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हर वक्त आपका फोकस होता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पानी जमा होगा और इसको फौरन क्लियर करने की ज़रूरत होगी? चैलेंजिंग इलाके? जी बिल्कुल, चैलेंजिंग इलाके जो हैं वो हमने स्पॉट आउट किए होते हैं। वो तकरीबन 36 के करीब इलाके हैं लाहौर के जहाँ पे पाउंडिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ पे हमारे कैंप्स लगे होते हैं। अब माशाल्लाह से पिछले एक साल में जो हमारे वासा ने अपनी मेहनत के ज़रिए तकरीबन 14 के करीब जो पॉइंट्स हैं वो ख़त्म कर दिए हैं डिफरेंट टेक्निक्स के ज़रिए। जैसे हमने उनकी पंपिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया है, उनके फीडर्स जो हैं पहले एक होते थे वहाँ पे 2 कर दिए हैं, उनको जो जनरेटर्स की जो अवेलेबिलिटी है उनको डबल कर दिया है। लॉरेंस रोड पे एक बहुत बड़ा पॉइंट था उसको हमने अंडरग्राउंड वाटर टैंक में तब्दील कर दिया है, वहाँ पे अब तकरीबन 0 पाउंडिंग होती है। तो हमें अंदाज़ा होता है कि कहाँ कहाँ जो है बारिश ने खड़े होना है। जैसे आप देखें कि जो अंडर पासेस हैं माशाल्लाह से वो सारे क्लियर हैं। जितनी बारिश हुई है यकीन करें कि जो नहर है, क्योंकि अल्लाह ताला का और हमारा मुकाबला नहीं है, नहर की भी एक कैपेसिटी है, अगर उस कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पे बारिश हो जाती है तो नहर भी बाहर आने को तकरीबन आ भी गई है कहीं किसी जगह पे। तो वासा के इंतज़ामात का जायज़ा अगर आपने लेना हो या आपकी उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लेना हो तो वो ये है कि पानी एक दफ़ा पाउंडिंग ज़रूर होगी, क्योंकि हमारा जो सीवरेज सिस्टम है वो डिज़ाइन है हमारे जो ड्रेन वाटर है उसके लिए फौरी तौर पे हल करने की कोशिश करते हैं। बड़ी रोड्स पे तो हम यकीनी तौर पर मॉडल शाहराहों पे तो देखते हैं, मॉल रोड हो गया, जेल रोड हो गया, फिरोजपुर रोड हो गया, यहाँ पे हमें वासा का अमला भी दिखाई दे जाता है, मशीनरी भी नजर आ जाती है। लेकिन जब हम अंदरून शहर की बात करते हैं या फिर छोटे इलाकों की बात करते हैं ना, तो वहाँ तक तो वासा की मशीनरी भी नहीं पहुँच पाती और वो लोग बेचारे परेशान ही होते रहते हैं कि हमारे इलाके से भी पानी निकल जाए। नहीं, हमारा जो अमला है वो तो लाहौर के हर एक इलाके में मौजूद है, हर एक जगह पे उनकी ड्यूटी होती है। होगा जो अभी हमारा पूरा रोड पर इस दफ़ा हमारा 9000 के करीब जो है वो अमला है जो ड्यूटी पे मौजूद है इस वक्त। सिर्फ होता ये है कि हमारी ये पूरी कोशिश होती है, क्योंकि जो मेन रोड्स होती हैं उसमें लोगों ने अपने कामों पे जाना होता है, वहाँ पे मेन शाहराहें और मेन दफातर मौजूद होते हैं, उनको सबसे पहले क्लियर कर दिया जाए ताकि लोग अपनी शॉप्स पे पहुंच सकें, अपने दफातर पे पहुंच सकें, अपने अपने कामों पे पहुंच सकें। और सेकंड स्टेप होता है हमारा जो कि हम अंदर की जो सड़कें होती हैं उनको क्लियर करते हैं। तो ये एक प्लानिंग के तहत हम पहले मेन रोड जो है वो साफ़ करते हैं। मेन रोड जो है वो आपको की इकॉनमी को रन करते हैं और वहाँ पे पहुँचना ज़रूरी होता है। जैसे आपने कहा यहाँ पे आना ज़रूरी है, अगर मेन रोड ही
नहरें बनी हो तो शायद आप भी यहाँ पे ना पहुँच सके। ठीक, बहुत शुक्रिया शेख इम्तियाज साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। वासा की जानिब से 1134 हेल्पलाइन नंबर है। अगर आपके इलाके में पानी जमा हो गया है बारिश का तो हेल्पलाइन पे कॉल कीजिए और अपनी मदद के लिए वासा को ज़रूर बुलाइए। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ पीटीआई गवर्नमेंट के 2 साल तो मुकम्मल हो गए, लेकिन 2 साल में क्या खोया क्या पाया। जो पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से वादे किए गए थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की जानिब से, वज़रा की जानिब से, वो किस हद तक पूरे हुए, कौन कौन से वादे पूरे हुए और अभी 3 साल बाकी हैं तो आने वाले वक्त में क्या प्लानिंग है, इन तमाम मामलों पे बात करेंगे। जी, मेरे साथ मौजूद हैं लियाकत अंसारी साहब है, अखलाक अहमद बाजवा साहब हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लियाकत अंसारी साहब, कितने वादे पूरे हुए, कितने रह गए? देखें, बुनियादी तौर पर ये पीटीआई का पंजाब में पहला इक़्तिदार था, नई टीम थी, कुछ लोग जो दूसरी जमातों से आए थे वो कैबिनेट का हिस्सा बने जीतकर, तो बुनियादी तौर पर पीटीआई के लिए काफ़ी ये 2 साल मुश्किल रहे हैं। ठीक। एक तो उन्हें जो है वो विरसे में काफ़ी मुआशी मुश्किलात मिली, जिसकी वजह से जो है उन्हें फिर एक मुआशी तौर पर एक ऐसा अपना सिस्टम बनाना पड़ा कि किफ़ायत शुआरी के साथ उन्होंने सारी चीज़ों का जो है वो कदम रखा इस ऐवान इक़्तिदार में। दूसरा ये था कि ये कोरोना का बहरान जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को जो है सारी उसकी तवज्जो जो है वो इस दूसरे साल के आखिरी 3-4 महीने में जो है वो उस तरफ मरकूज रही और फिर हेल्थ एमरजेंसी का नफाज करके सारे फंड्स जो मुख्तलिफ शोबों के थे जहाँ जहाँ से निकल सकते थे वो फंड्स जो हैं हेल्थ के शोबे के लिए मुंतकिल किए गए। तो उसमें भी जो एक बड़ा बजट था, बहरहाल उसमें पंजाब ने जो है और पीटीआई की गवर्नमेंट ने जो है वो एक आसान अंदाज से जो है वो कोरोना बहरान में जो है अपना किरदार अदा किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसकी वजह से केसेस और फिर जो डेथ हैं वो भी दूसरे सूबों की निस्बत यहाँ सूरत हाल बेहतर रही और दूसरे ममालिक की निस्बत। अब अगर बात की जाए तो इनका जो सबसे बड़ा वादा था वो जनूबी पंजाब के हवाले से था कि हम जनूबी पंजाब को जो है वो पहले मरहले पर सेक्रेटेरिएट बनाएंगे और फिर जो है उसका प्रोसेस करेंगे अपनी हुकूमत के आखिर तक जो है कि वहां पर सूबा बन जाए। तो उसके हवाले से जो है बहरहाल एक ये उस्मान बुज़दार गवर्नमेंट की एक कामयाबी है कि उन्होंने ये वादा अपना पूरा किया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का ऐलान किया, उसको फंक्शनल कर दिया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी जो हैं वो वहाँ पर बिठा दिए गए। 16 मुख्तलिफ महकमे जो हैं वो वहाँ पर ही अब अपने मसाइल के लिए लोग जो है रजू कर सकते हैं। यकीनी तौर पर ये जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का शायद आपको हल्की सी बात लगे, लेकिन जो आदमी राजनपुर से मतलब पूरा दिन सफ़र करके लाहौर आता था और अगले दिन पता लगता था कि मुतलका सेक्रेटरी तो ऑफिस में ही नहीं बैठा, फिर उसको रात रुकनी पड़ती थी, फिर अगले दिन भी सेक्रेटरी अगर नहीं मिला तो फिर उसे रुकना पड़ता था और फिर वापस वो जाता था। काम होता था या नहीं होता था ये एक अलग बहस है। बहरहाल उन लोगों के लिए ये काफ़ी रिलीफ है। बाजवा साहब, क्या खोया क्या पाया ये अंसारी साहब ने तो बताया है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे वादे थे जो कि आवाम को बहुत उम्मीदें थी, जिसमें इदारों में रिफॉर्म्स भी आनी थी, कोई हाउसिंग सोसाइटीज़ भी बननी थी, नौजवानों को रोज़गार भी मिलने थे, महंगाई भी कम होनी थी। लेकिन महंगाई इस वक्त भी 8 सालों की बुलंद तरीन शरह पर है और ये गवर्नमेंट के इदारे बता रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरह मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा लियाकत अंसारी साहब से, जो उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो दूसरी जमातों से पीटीआई में आए उस वजह से, और मेरा ये मानना है कि कुछ नहीं, पीटीआई के कुछ लोग थे जबकि तमाम के तमाम ज्यादातर जो थे वो दूसरी जमातों से ही आए हैं। हाँ। और जहां तक हुकूमत की कारकर्दगी का सवाल है, जनूबी पंजाब सूबे के हवाले की बात है, तो पीटीआई ने तो वादा सेक्रेटेरिएट का तो किया ही नहीं था। इलेक्शन से पहले तो वादा उन्होंने जो तहरीरी मुआहिदा था उसमें पहले सेक्रेटेरिएट बनना था और फिर सूबा बनना था। देखिए अंसारी साहब, जो मैं उनको सुनता रहा हूँ इमरान खान साहब को, उन्होंने कहा था 90 दिन 100 दिन के अंदर, पहले 100 दिन के अंदर हम जनूबी पंजाब को सूबा डिक्लेयर कर देंगे। वो कहीं नजर नहीं आता। जहां तक आपने बात की राजनपुर से चलकर वो लाहौर आएगा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे ये बता दीजिए कि अभी तक जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट कौन से शहर में है? बता दीजिए। किसी को इल्म नहीं, किसी को इल्म नहीं कि जनूबी पंजाब जो सेक्रेटेरिएट जो ये उसका दावा क्लेम कर रहे, पता ही नहीं जमीन पे किस जगह पे है। नहीं, तो लोग कहां पे जाएंगे? नहीं, कोई कह रहा है एक मुल्तान में ऑफिस बनाया है और एक बहावलपुर में बनाया है। सर मैं वही आपको अर्ज करने लगा हूं, तो मैं आपको उसकी वीडियो शेयर कर दूं। बिल्कुल, मैं आपको वही अर्ज करने लगा हूं कि किसी को मालूम ही नहीं। आप कह रहे हैं कि बहावलपुर में भी और जनूबी उसमें मुल्तान में भी, इसका मतलब है आधे लोग बहावलपुर जाएंगे, आधे जनूबी। ऐसा नहीं है।
इस हवाले से बाकायदा तौर पर वजीर कानून भी जवाब नहीं दे पा रही थी। और जहां तक बात है पीटीआई के जब दावों की, वादों की, तो हमने तो यही सुना था कि एक कट्टा आएगा, एक मुर्गी होगी, उससे अंडे निकलेंगे, बच्चे निकलेंगे। 2 साल से वो ऐसी मुर्गी है जो अंडा ही नहीं दे सकी। 2 साल से अवाम जो है वो अंडे का इंतजार कर रहे हैं कि शायद हमें रिलीफ मिले। आप देख लें चीनी का रेट कहाँ पे है, अशिया ज़रूरिया की कीमतें कहाँ पे हैं, आटा कहाँ पे है, और सबसे जो अहम बात है तरक्याती लाहौर की हालत देख लें। हम लाहौर में बैठे हुए हैं, आप जाएं जगह जगह आपको घड़े नजर आएंगे, जगह जगह। कोई ऐसा इन्होंने 2 सालों में कुछ सीवरेज का नया सिस्टम लेके आए हो जिस पर ये दावा कर सके। एक मेगा प्रोजेक्ट था इनका जो इन्होंने शुरू किया, हालांकि वो मेगा नहीं था, मैं वैसे कह रहा हूँ कि वो मेगा है, वो था दमोरिया पुल का। आप देख लें दमोरिया पुल का, वो 2 साल गुजर गए हैं, वो वहीं का जूं का तू है। बिल्कुल कोई तो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी इत्तलात हैं, पंजाब से आपका ताल्लुक है। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नदीम साहब, पीटीआई गवर्नमेंट के 2 साल मुकम्मल हो गए। सर, मैं आपसे चाहूंगी सुनना कि क्या खोया क्या पाया, आप क्या समझते हैं? जो तरजीहात थी अब भी वही है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमतों की तरजीहात हमेशा से आवाम की बेहतरी पर मबनी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जिन हालात में ये गवर्नमेंट संभाली वो सारे मामला आपके सामने हैं। हम नेशनल लेवल पर भी और प्रोविंशियल लेवल पर भी सबसे बड़ी बात जो थी वो हमें माशी चैलेंजेस का सामना था। उन चैलेंजेस का सामना में आज भी है। मैं पंजाब के हवाले से आपको अर्ज कर दूं, पंजाब चूंकि 5 दरियाओं की जमीन है, एग्रीकल्चरल बेस्ड हमारा सूबा है, और एक जमाना था कि पंजाब न सिर्फ पूरे पाकिस्तान को बल्कि बैरून मुल्क भी बहुत सारी एग्री प्रोडक्ट्स फार्म में फीडिंग किया करता था। लेकिन बदनसीबी ये रही, माजी के में जाए बगैर हम हाल और मुस्तकबिल का फैसला नहीं कर सकते कि वो एग्रीकल्चर हमारी कभी प्रायोरिटी नहीं रही जिस एग्रीकल्चर को बेच करके हम आगे जा सकते थे। दुनिया में जितनी इकोनॉमीज ने, जितने मुल्कों ने जो लीड कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अपनी बेस लाइन बनाया। पाकिस्तान तरीके से गवर्नमेंट ने सबसे पहला जो इनिशिएटिव लिया वो एग्रीकल्चर के हवाले से लिया। यहाँ 35,000 किलोमीटर जो हमारा इरिगेशन का सिस्टम था, जिसको हमारा नहरी निजाम कहते हैं, उसको अपग्रेड किया गया। ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। नदीम साहब, फायदा क्या हुआ उसका? सर, एग्रीकल्चर निजाम मान लिया कि उसमें बहुत इस्लाहात आ गई, बेहतर हो गया, डेवलप्ड हो गया, अपग्रेड हो गया, फायदा क्या हुआ? सिद्रा 1450 कुरैशी साहब, इखलाक बाजू आप बात कर रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि 1450 रुपए फी मन के हिसाब से तो आपने गंदम खरीदी, जो अब जो है वो 2200 के रेट पे है। किसानों से तो आपने 1450 के हिसाब से खरीदी ना, तो किसान को क्या फायदा हुआ आपकी सलाहत का? जी नदीम साहब, फायदा क्या हुआ? सर देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर फायदे देती है, कुछ शॉर्ट टर्म होती है। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला, आप भले टीवी पर बैठकर इस बात को ऑन ना करें, लेकिन आप अपनी निजी महफिल में ऑन करेंगे इस बात को कि हमने जो ये एडहॉकिज्म पर पाकिस्तान को चलाया है उसने हमें हमेशा हर्डल हमारे लिए क्रिएट की है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमें सिल्वर गंदुम के हवाले से जिस सूरत का सामना है, माजी में भी इस तरह की सूरत का दरपेश रही है। लेकिन आप पंजाब गवर्नमेंट आने वाले दिनों में गंदुम की क्रॉप के लिए भी ओपन मार्केट सिस्टम करने जा रही है। मैं कॉल कर रहा हूँ, पहले यहाँ जाके रिवायती अंदाज से परचेज होती थी वीट की, अब हमें उस रिवायती अंदाज को बदलना होगा। ये लास्ट कैबिनेट में बड़ा डिस्कस हुआ। मैंने जहाँ तक बात की इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की, एग्रीकल्चर सिस्टम को इम्प्रूव करने की, फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देने की, फार्मर को सपोर्ट करने की, उसके फवायद ये कि आपकी बम्पर क्रॉप्स हो रही है। बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी थी जो हमने सीजन एंड पर हमारे पास शॉर्ट हो जाया करती थी। आप इन तमाम चीजों की अफादियत देखिएगा। जैसे मैंने इरिगेशन सिस्टम के हवाले से कहा, जो टेल का फार्मर है, जो आपका बिल्कुल ऊपर बैठा हुआ फार्मर है, जिसके पास पानी नहीं जाया करता था, 15-15 साल से वो पानी के लिए तरस रहा था, वहां तक पानी पहुंचाना, ये बहुत सारी चीजें ऐसी है जो बड़ी टेक्निकल सी है। आम आदमी शायद इसको भी अंडरस्टैंड नहीं करेगा, लेकिन आने वाले दिनों में जब इसके बताए जाएंगे फिर आप और हम सब मानेंगे। हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन पोस्टिंग वो तारीफ करवाई गई और 80,000 से ज्यादा लोग जो टीचिंग से वाबस्ता थे या एकेडमिक स्टाफ था, उनकी पोस्टिंग ट्रांसफर आज खुद उन्होंने अप्लाई किया और मेरिट पर हुई। सर बिल्कुल हो गई। असातिज़ा की बिल्कुल सहूलत का ख्याल रखना है, उनको जो मसाइल थे उनको भी गवर्नमेंट ने दूर करना है, तो ही वो तलबा को अच्छे से पढ़ा सकेंगे। हमें ये बताइए कि हमने तो ये भी सुना था कि गवर्नर हाउस ने यूनिवर्सिटी बन जाना है, उसकी दीवारें गिर जानी है, और बहुत सारे बड़ी बड़ी जगह थी जहाँ पर तालीमी इदारे बनने थे, जहाँ पर मेगा प्रोजेक्ट्स बनने थे। क्या बना? कितने स्कूल बने, कितनी यूनिवर्सिटीज बनी? हमारे तलबा और तालिबात के लिए क्या सहूलियात? जी, पंजाब में 6 नई यूनिवर्सिटीज का क़याम अमल में लाया गया, काम शुरू कर दिया गया।
मुकम्मल कब होगी सर? प्राइमरी स्कूल से देखिए, सैकड़ों प्राइमरी स्कूल्स को एलिमेंट्री स्कूल्स में और सैकड़ों एलिमेंट्री स्कूल्स को हायर सेकेंडरी स्कूल्स में कन्वर्ट किया गया। आप पूरा अभी जो इमरान खान साहब करने जा रहे हैं, नदीम साहब, उन्हीं स्कूल्स में अभी तक सफाई का अमला मौजूद नहीं है, उन्हीं स्कूल्स में। देखिए, मैं पॉइंट कर दूं, मैं कसम आपसे ये नहीं कहूंगा कि आइडियल सिचुएशन है, एवरीथिंग इज ओके, यहाँ पे बहुत सारा काम करने की जरूरत है। मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया, देखिए डेमोक्रेसी में आपने एक प्रोसेस से आगे चलना होता है, बादशाहत का निजाम नहीं है कि हुक्म सादर किया जाए और सब कुछ हो जाए। यहाँ ब्यूरोक्रेसी का अपना सिस्टम चल रहा है, एग्जिस्टिंग सिस्टम चल रहा है। यहाँ जो हुकूमतें होती हैं उन्होंने अपने तरीकेकार के मुताबिक चलना होता है। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे जी आगे बढ़ते हुए कुछ सोशल मीडिया की और नबूदो नुमाइश के हवाले से, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है। क्यों है ऐसा, इसकी वजह से नुकसान क्या हो रहा है, हमारी सोसाइटी किस जानिब जा रही है। हमारे साथ मौजूद हैं जी प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हैं। आप साबिक प्रिंसिपल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपको सर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, ये नमूदो नुमाइश कौन से जज्बे की तस्कीन है, किस जानिब जा रही है सोसाइटी? देखिए, हर इंसान के अंदर एक फितरती एक रुझान तो होता है कि वो अपने आप का इजहार करे और अपनी जो खूबियां हैं और अपनी जो अच्छाइयां हैं उनको बयान करे। तो इस हद तक तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर शख्स ये चाहता है कि वो अच्छा लगे और वो अच्छी जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनको इस्तेमाल करे। लेकिन आप ये देखिए कि ऐसा करने में एक इंसान का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोजेक्टेड सेल्फ होता है, जो कि नजर आता है, और एक उसका रियल सेल्फ होता है। अमूमन हमारा प्रोजेक्टेड सेल्फ जो हम बाहर से नजर आते हैं वो बहुत बड़ा होता है हमारे रियल सेल्फ से। सिर्फ अल्लाह के जो अंबिया हैं उनकी शख्सियात ऐसी होती हैं जिनका रियल सेल्फ और प्रोजेक्टेड सेल्फ जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल मुंतबिक होता है। लेकिन हम जो दुनियादार इंसान हैं, हमारा प्रोजेक्टेड सेल्फ हमेशा बड़ा होता है। जो कुछ हम नजर आ रहे होते हैं अंदर से वो होते नहीं। अनफॉर्चुनेटली ये जो सोशल मीडिया के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट करने की एक टेंडेंसी या जो एडिक्शन है, इसकी बुनियाद पर हमारे प्रोजेक्टेड सेल्फ और हमारे रियल सेल्फ के दरमियान फासला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यानी जब हर चीज अपनी हम एक नुमाइश के लिए पेश कर देते हैं तो अंदर से हम उतने बने हुए नहीं होते जितना हम इजहार कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जन्म ले लेता है। जितना जितना हमारा अंदर का असल इंसान और बाहर का नजर आने वाले इंसान के दरमियान फासला ज्यादा होगा, उतना अंदर एक मुनाफकत की कैफियत होगी, एक कॉन्फ्लिक्ट की कैफियत होगी, जिसके नजदीक, जिसकी वजह से हमारा दिमाग जो है वो एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड में चला जाएगा। ये तो वो जाती नुकसान है जो बहुत ज्यादा नमूदो नुमाइश की वजह से होता है। इसके अलावा मुआशरे में बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जब आप अपने आप को बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट करते हैं तो वो लोग जिनके पास वसाइल नहीं होते उनके अंदर एक डिप्रेशन की कैफियत पैदा हो जाती है। इसीलिए एक बड़ी पुरानी सेइंग है कि हम जरूरत को अपनी जरूर पूरी करें, आसाइश को भी जरूर पूरा करें, कंफर्टेबल लाइफ भी होनी चाहिए, मगर नुमाइश और ज़िबाइश से हर सूरत बचना चाहिए। इससे जाती तौर पर एक डिप्रेशन होती है और मुआशरे के अंदर एक बुरे असरात होते हैं। ठीक सर, हकीकी जिंदगी सोशल मीडिया की जिंदगी से कितनी दूर है, कितना तजाद है और लोगों को इस बात को समझने में कितनी जरूरत है? देखो बेटा, मेरे ज़हन के अंदर मुझे तो ये समझ में आता है कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि हमारे रिलेशनशिप की डेप्थ खराब हो गई है। देखिए, जब हम पहले थे तो हमें अपने रिश्ते बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, उनको बचाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, रिश्तों को तोड़ना इतना आसान नहीं था। ये जो सोशल मीडिया ने रिश्तों की एक नई डेफिनेशन बना दी है, जिसमें मैंने आपको एक मैसेज भेजना है फ्रेंडशिप का, आपने उसको एक्सेप्ट कर लेना है और आप मेरे फ्रेंड बन गए, और मैंने उसको अनफ्रेंड का बटन दबाना है तो आप अनफ्रेंड बन गए। तो ये जो रिश्ते हैं यही तो असल जिंदगी है। अगर मुआशरे में से रिश्ते शैलो हो जाएं और रिश्ते जो हैं वो बिल्कुल कच्चे धागे की तरह हों और एक रेत की दीवार बन जाएं, तो पूरे मुआशरे के अंदर एक बेसुकूनी डेवलप हो जाती है। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है
वो ये किया है कि हमारे जो रिश्ते हैं उन रिश्तों की बुनत को बिल्कुल तबाह कर दिया। ठीक, प्रोफेसर साहब, अगर सोशल मीडिया से हटके भी हम बात करें रूटीन की जिंदगी की भी, तो भी हमने खुशियों को जोड़ लिया है मटेरियल चीजों के साथ। इतने ज्यादा मटेरियलिस्टिक क्यों हो गए हैं? देखिए, इसका उसकी जो क्यों हो गए हैं का जवाब ये है कि पूरा मुआशरा ही जो है उस दौड़ के अंदर पड़ गया है जिसमें अच्छा होने की पहचान, बड़ा होने की पहचान पैसा हो गया है। देखिए ना, आज अगर लोग ये पूरे मुआशरे में ये मयार हो कि जो सच्चा इंसान है वो बड़ा है और मुआशरे में इज्जत भी सच्चे इंसान की हो, तो सारे लोग सच्चा बनने की कोशिश करने लग जाएंगे। अगर पूरे मुआशरे में दयानतदारी बड़ा होने का पैमाना हो तो सब लोग कोशिश करेंगे वो दयानतदार बने। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुआशरे में बड़ा होने का पैमाना ही बड़ी गाड़ी, बड़ी कार, महंगी गाड़ी और ब्रांडेड सूट और ब्रांडेड कपड़े, अनफॉर्चुनेटली जो हमारा वैल्यू सिस्टम है वो चेंज हो गया। तो उस वैल्यू सिस्टम चेंज होने की वजह से जब लोग इज्जत ही बड़ी गाड़ी की करेंगे तो लोग बड़ी गाड़ी क्यों ना खरीदें, और जब लोग इज्जत ही पैसे की करेंगे तो लोग पैसा हासिल करने की कोशिश क्यों ना करें। इस सिलसिले में हम सबको अपने वैल्यू सिस्टम पर मेहनत करने की जरूरत है, जो घर के अक़दार हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया है वो ये किया है कि हमारा खानदान ब्रेक हो गया। अनफॉर्चुनेटली हर शख्स पैसे की दौड़ में जो खानदान के अंदर आपस में बुनत थी, जो जुड़त थी, जो एक दूसरे के साथ ताल्लुक था, वो डिस्ट्रॉय हो गया और उस खानदान को दोबारा मजबूत करने की जरूरत है। ठीक, प्रोफेसर साहब, खानदान को यकीनी तौर पर आपने बताया कि घर में तरबियत पे बहुत ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, लेकिन इनफरादी तौर पर इंसान कैसे बच सकता है इस झंझट से, इस मुसीबत से? क्योंकि हर तरफ जिस जानिब भी देख लो, चाहे अपने आसपास देखें या सोशल मीडिया पे देखें, वो सच में लोग इतने ही खुशहाल हैं क्या जितने वो दिखाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, जो अगर आपने ये बड़ा अच्छा सवाल किया है कि अपने तौर पर क्या करें। जब तक हुकूमत अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करती, मुआशरे का इंटेलिजेंसिया जो है वो नहीं करता, उस वक्त तक मैं और आप क्या करें? मैं और आप रोजाना थोड़ा सा टाइम निकालें एक एक्सरसाइज के लिए जिसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन, अपने अंदर झांकना। जितने हमारे दोस्त सुन रहे हैं, अगर इस एक्सरसाइज को करने लग जाएं, हर रोज रात सोने से पहले 15 मिनट के लिए पूरे दिन को रिवाइंड करें और हम ये सोचें कि आज जो सारा दिन में मैंने किया है उसमें से कितना काम सही था, कितना काम गलत था, कौन सी ऐसी बात थी जो मैं ना करता तो अच्छा था, कौन सा वक्त मैंने बर्बाद किया और कौन से मैंने अच्छा काम किया। अगर हम ये सेल्फ रिफ्लेक्शन की आदत अपने अंदर डाल लें तो हमें अपने आप को रिवाइज करने का मौका मिल जाएगा। प्रोफेसर साहब, बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि हमें खुद का एहतसाब कर लेना चाहिए कि हम सारा दिन क्या क्या करते रहे, हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था, और हमारे पास इसी काम के लिए तो टाइम नहीं है, बाकी हर चीज़ के लिए हमारे पास टाइम है और बहुत फजूल टाइम है फजूलियात के लिए, लेकिन ये जो अच्छा काम है इसके लिए टाइम भी नहीं है। और दूसरा ये कि कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है कि उसके अंदर कोई बुराई है या फिर उसको कुछ थोड़ा सा ठीक होने की जरूरत है। उसको कर सकते हैं जो ठीक होना चाहता है। लिहाजा जिसे कहते हैं ना, एक हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि जन्नत का सौदा खुशी का सौदा है, कोई किसी को रस्सी से बांध के जन्नत में नहीं ले जा सकता। तो ये सारी बातें काबिले अमल उसके लिए हैं जो करना चाहता है। तो हम बाकियों को छोड़ें, हमारे देखने वाले जो ये चाहते हैं कि हम अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आए, तो कम से कम मैं और आप और वो सारे सुनने वाले तो इस बात का अहद कर लें कि मैं आज रात को सोने से पहले ये सेल्फ रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करूंगा अपने साथ। ठीक, प्रोफेसर साहब, जो लोग नमूदो नुमाइश कर रहे हैं कहीं ना कहीं वो मुआशरे में बहुत सारी बुराइयों को जन्म भी दे रहे हैं। जैसा कि आप पहले भी कह रहे थे कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि वो तमाम चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर वो अनफेयर मीन इस्तेमाल करते हैं, वो कुछ भी करके वो भी उस जिंदगी में जाना चाहते हैं जो कि रियलिस्टिक नहीं है, वो जाली जिंदगी है। जी, आप सही कह रही हैं। जब मुआशरे में बुराई, घर के अंदर कहीं कोई गंद पड़ा होगा तो पूरे घर के अंदर उसका ताफुन होगा। तो हमारी जिंदगी तो इनफरादी है, मगर जो हमारा इम्पैक्ट है इसका वो इज्तमाई होता है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब मुआशरे के अंदर इक़दार नीचे जाएंगी, वैल्यू सिस्टम नीचे गिरेगा, तो उससे लोगों के जो अफ़आल हैं वो मुतासिर होंगे, तो पूरा मुआशरा ही उससे मुतासिर होगा। तो इस सिलसिले के अंदर बड़ी एक कंक्रीट मेहनत करने की जरूरत है। हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक होना चाहिए जो ये फैसला करे कि मुआशरे ने किस रुख के ऊपर यानी इख्तियार करना है, और उसी की बेस पर हमारी मीडिया की पॉलिसी बने, उसी की बेस पर हमारे कैरिकुलम, एकेडमिक कैरिकुलम बने,
उसी के हिसाब से हमारी मस्जिद के मेंबर से खिताब हो रहा हो, वैसा ही लिटरेचर क्रिएट हो, वैसे ही ड्रामे क्रिएट हो, जिस रुख पर हमने अपनी पूरी कौम को लेके जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस किस्म सर एक मैं जरूर बात करना चाहूंगी कि हम बड़ी छोटी छोटी नेकियां करते हैं लेकिन उनको फौरन से पहले सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। किसी की जरा सी मदद की, किसी को कोई खाना खिला दिया या फिर किसी को वैसे फाइनेंशियली मदद कर दी, किसी को रास्ता क्रॉस करा दिया, रोड क्रॉस कर ली, फौरन से पहले वीडियो फुटेजेस सोशल मीडिया पे जाती हैं। ये क्या ट्रेंड है? ये क्या हम अपनी नेकियां जाया कर रहे हैं? देखिए, बात यह है कि इसके बारे में मैं और आप कोई फैसला कर नहीं सकते, क्योंकि इसके पीछे असल चीज अहम है कि हमारी नीयत क्या है। और जैसे कि आपको पता है ना, एक बड़ी मशहूर हदीस है कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो जो करने वाले की नीयत के ऊपर एक्चुअली आउटकम डिपेंड करती है। मैं ये समझता हूं कि अगर किसी ने इस नीयत के साथ उस पर लगाया कि इससे लोग मोटिवेट होंगे और नेकी फैलेगी, तो फिर तो ये इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी गरीब बेचारी बेवा को एक आटे का थैला देते हुए उसकी इज्जत नफ्स को भी मजरूह किया और सबके सामने फोटो खींच के उसकी तस्वीर खिंचवाई, गले में आपके हार डाले हुए हैं, तो ऑब्वियसली इसका तो कोई अजर यानी ना अल्लाह के नजदीक है और दुनिया के अंदर भी इसकी वजह से बहुत बुराई क्रिएट हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और इतनी अच्छी गुफ्तगू करने के हवाले से कि सोशल मीडिया पर ये जो नमूदो नुमाइश और हमारी आम जिंदगी में ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, ये हमारे मुआशरे को तबाही की जानिब लेकर जा रहा है। तो इसलिए खुद एहतसाबी बहुत जरूरी है। इजाजत देंगे, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह के बाद।